नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 2 की। बायोलॉजी क्लास 1 हम इससे पहले YouTube पर आपको क्लास दे चुके हैं। तो जिन्होंने बायोलॉजी क्लास 1 का सेशन हमारा नहीं देखा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लास 1 को देख सकते हैं। तो क्लास 1 में हमने वर्गीकरण के बेसिक्स क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्गीकरण से संबंधित थोड़े से एडवांस क्वेश्चन और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके वर्गीकरण से संबंधित जितने भी मिथ्य हैं वो सारे जो है सरल हो जाएं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी की परिभाषा, यानी कि वर्गीकी की परिभाषा क्या है। तो वर्गीकी परिभाषा का मतलब है कि यहाँ पर वर्गीकी क्या है। तो आपको बता दें, सभी ध्यान से नोट कर लें। वर्गीकी में सभी जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, चलो अब वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकी की परिभाषा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान करना, जीवों का नामकरण करना और उनका वर्गीकरण किया जाता है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। इसके बाद टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोल ने दिया। आप इसको नोट कर लें। टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले एपीडी कैंडोल ने दिया था। ये आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इसके बाद टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो यह ध्यान रखें, टैक्सोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो यूनान से संबंधित होती थी। तो ग्रीक भाषा हमारी, ग्रीक लैंग्वेज यूनान से संबंधित होती थी। ठीक है। इसके बाद टैक्सोनॉमी शब्द का इसके बाद टैक्सोनॉमी शब्द का जो अर्थ है वो है टैक्सिस का मतलब व्यवस्थित और नोमिया का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो बात करें कि असल में टैक्सोनॉमी क्या है, तो रियल में जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है, किसी भी जीव को नियम के अनुसार व्यवस्थित करना वर्गीकी कहलाता है। मान लीजिए कोई जीव है और आप उसको ICBN, ICZN के बनाए गए नियमों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो इसे वर्गीकी कहा जाता है। तो वर्गीकी में हम जीव को नियमों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, यानी वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं टैक्सोनॉमी के प्रकार की। तो टैक्सोनॉमी दो प्रकार की होती है, रसायन यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी और दूसरी संख्या यानी कि न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। तो कीमोसिंथेटिक वाली जो आपकी कीमोटैक्सोनॉमी है दोस्तों, इसमें केमिकल्स के आधार पर, ठीक है, केमिकल्स के आधार पर इसमें जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। और जब हम बात करेंगे संख्या वर्ग की तो इसमें न्यूमेरिकल्स के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान से समझना है सभी को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें और मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। ओके, आपको अगर कोई और डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 9758184751। अगर आपको जीव विज्ञान से संबंधित कोई भी डाउट कभी भी आए तो आप इस कॉन्टैक्ट पर मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया में, यानी कि वर्गीकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में सजीवों को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके। तो जीवों की पहचान करने के लिए वर्गीकी में हर एक जीव को एक नाम दिया जाता है। नामकरण के लिए निम्नलिखित पद्धतियां उपयोग में ली जाती हैं। अगर हम किसी का नामकरण करते हैं तो उसके लिए हम निम्नलिखित पद्धतियां काम में लेते हैं, जैसे कि द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति में हम क्या करेंगे कि इसमें हर एक जीव के जो है एक नाम रखा जाएगा, उस नाम को दो भागों में लिखा जाता है। जैसे कि यह पद्धति स्वीडन वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की जो द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके मुख्य नियम है कि सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जितने भी जीवों के वैज्ञानिक नाम होते हैं साथियों वो लैटिन भाषा में होते हैं। और अभी आपने ऊपर ग्रीक भाषा को देखा था, ठीक है, या फिर वो नाम लैटिन भाषा के व्युत्पन्न माने जाते हैं, यानी कि उन नामों का जो उद्भव हुआ वो लैटिन भाषा से हुआ।
आगे वैज्ञानिक नाम में प्रथम शब्द वंश, तो बिल्कुल सही है, जो वैज्ञानिक नाम है उसमें प्रथम शब्द वंश और दूसरा शब्द साथियों स्पीसीज यानी जाति का होता है। ठीक है, चलो आगे। वैज्ञानिक नाम को कंप्यूटर से टाइप करते वक्त तिरछे अक्षरों में, अगर आप उसको नाम को कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो वैज्ञानिक नाम को, साइंटिफिक नेम को, तो वो इटैलिक में लिखा जाता है। इसके बाद यदि वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखा जाता है, अगर आप उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, तो आपको वैज्ञानिक नाम को अलग अलग रेखांकित करना होगा। तो अब ये अलग अलग रेखांकित का मतलब क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक नाम में क्या होता है, प्रथम शब्द जीनस और दूसरा शब्द जाति, तो दो शब्दों से मिलकर वैज्ञानिक नाम बनता है। इसके बाद वैज्ञानिक नाम में वंश के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वैज्ञानिक नाम में वंश के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा होता है, छोटा होता है, मध्यम होता है, इनमें से कोई नहीं, तो वो बड़ा होता है, और जाति के नाम का प्रथम अक्षर छोटा होता है। वैज्ञानिक नाम में उसके लेखक का नाम अंत में संक्षिप्त में लिखा जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि जो वैज्ञानिक का नाम है उसके अंत में आप लेखक के नाम को छोटे से हिस्से में लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आप किसी वैज्ञानिक नाम के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम भी लिखते हैं, तो दोस्तों ऐसे नाम को, एक मिनट, ऐसे नाम को सिनोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। तो जब आप किसी वैज्ञानिक नाम के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम लिखते हो तो ऐसे नाम को सिनोनिम कहा जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति से दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आता। त्रिनाम पद्धति का मतलब है कि यहाँ पर जीव के वैज्ञानिक नाम के साथ उसकी वैरायटी का नाम भी लिखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है होमो सेपियंस यूरोपियंस, यानी कि हम जो है पहले हमें यूरोप के वासी माना जाता था, इसलिए इसको यूरोपियंस वैरायटी को बता दिया गया। इसके बाद सजीवों का नामकरण करने के लिए निम्न संस्थाओं का निर्माण किया गया है। जैसे कि नामकरण के लिए निम्न संस्थाएं हैं, आप इन संस्थाओं को नोट डाउन कर लें। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकल में जीवाणु का नामकरण किया जाएगा। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी कि यहाँ पर विषाणु का नामकरण किया जाएगा। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर उगाए जाने वाले पौधों का, यानी कि जो पौधे कल्टीवेट किए जाते हैं खेतों में, उनका नामकरण ICNCP करती है। तो पांचों संस्थाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो वर्गीकरण में, नामकरण में सहायता करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीधे वर्गीकरण की। तो सजीवों में पाई जाने वाली, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, समानता के आधार पर और विभिन्नता के आधार पर हम इन्हें अलग अलग समूहों में विभक्त करते हैं और यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। तो जब आप सजीवों में पाई जाने वाली समानता और विभिन्नता, यानी समानता और असमानता के आधार पर जब आप जीवों को अलग अलग समूहों में रखते हैं, तो यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया। तो अगर आपको थियोफ्रेस्टस ऑप्शन में दिखाई दे और लीनियस नहीं है तो आप थियोफ्रेस्टस लगाएंगे, और अगर आपको थियोफ्रेस्टस दिखाई ना दे और लीनियस दिखाई दे तो आप लीनियस आंसर लगाएंगे। तो वर्गीकरण में दो आंसर हमेशा चलते हैं, एक थियोफ्रेस्टस का आंसर और दूसरा लीनियस का। इसके बाद थियोफ्रेस्टस की एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस ने लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। चलो आगे। अब है इसके बाद टैक्सोनोमियल हरार्चे, यानी कि यहाँ पर आप इसको पढ़ लें एक बार, टैक्सोन और टैक्सोनोमिक पदानुक्रम, यानी कि वर्गीकी के पदानुक्रम। जल्दी से इनको देख लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। वर्गीकरण करते वक्त किसी समूह को दर्शाता है, तो इसका मतलब जो वर्गीकी पदानुक्रम है, यानी कि वर्गीकी का पदों का जो क्रम है वो वर्गीकरण करते वक्त किसी समूह को दर्शाता है। यह वर्गीकरण की किसी भी एक काय के काम में लिया जाता है। देखो इसका मतलब है कि वर्गीकरण जब आप किसी भी जीव का करोगे तो उसके लिए आपको कुछ पदानुक्रम लगाने होंगे। पहले सबसे बड़ा,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे जगत जो है वो सबसे बड़ा पदानुक्रम है, संघ उससे थोड़ा छोटा है, वर्ग उससे छोटा है, गण उससे छोटा है, और कुल उससे छोटा, और वंश उससे भी छोटा, और लास्ट में जाति जो है वो एक मिनट, लास्ट में जो जाति है ये सबसे छोटा होता है। तो जाति सबसे छोटा, ओके बच्चों, और जगत सबसे बड़ा। तो ये दो जो है पदानुक्रम होते हैं। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। एक बात और, वर्गीकरण पदानुक्रम, ये क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण पदानुक्रम सदैव अवरोही क्रम में होता है। तो वर्गीकरण पदानुक्रम जो है वो अवरोही क्रम में होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, चलो आगे इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये है कैडको FGS, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये अवरोही क्रम आपको याद रखना। कई बार पेपर में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची को आप जो है सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम इसका यही है जो मैंने आपको बताया, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, तो इसको याद कर लेंगे। अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो अवरोही क्रम, अगर आप इधर से इधर चलेंगे तो आरोही क्रम। चलो इससे आगे इसके बाद जाति की परिभाषा देख लीजिए। जाति यह वर्गीय पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है। हमने आपको बता दिया शेर, बाघ, तेंदुआ आदि समानता रखते हैं, लेकिन इन सभी की जाति अलग अलग है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ। इसके बाद वंश, एक दूसरे संबंधित जातियों को एक ही वंश में रखा जाता है। तो सारी जाति मतलब कि जो एक दूसरे संबंधित जाति होती हैं उन्हें एक ही वंश में रखते हैं। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ एक ही वंश पैंथेरा के सदस्य हैं। शेर का नाम पैंथेरा लियो, ठीक है। बाघ का नाम पैंथेरा, बाघ का नाम पैंथेरा टिग्रिस। तो देखो पैंथेरा वंश यहाँ भी सेम है और पैंथेरा वंश यहाँ भी सेम है। लेकिन जो बिल्ली का कुल है वो है फेलिस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आते हैं कि शेर का वंश क्या है, पैंथेरा है। बाघ का वंश क्या है, ये भी पैंथेरा है। तेंदुए का वंश क्या है, ये भी पैंथेरा है। तो यहाँ से आप वंश याद कर लेंगे। और बिल्ली का जो कुल है वो क्या है, फेलिस। तो ध्यान रखना बिल्ली का कुल फेलिस है। आगे चलते हैं, अब कुल की बात करते हैं। तो कुल क्या होते हैं, एक दूसरे से समानता रखने वाले वंशों को एक ही कुल में रखा जाता है। तो समानता रखने वाले वंश को, तो वंशों को किस में रखा जाता है, कुल में रखा जाता है। इसके बाद जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली का कुल एक ही है, फेलिडी, ठीक है, लेकिन कुत्ते कैनिडी जातीय संबंध रखते हैं। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, बिल्ली हो गई, सबके वंश समान हैं, लेकिन कुल क्या हैं, सबके फेलिडी में रखा गया है। समान वंश होने की वजह से इन सब की एक कुल बना दिया गया है, फेलिडी। और कुत्ते की जाति बना दी गई है, कैनिडी। ठीक है, इसके बाद गण की बात करते हैं। संबंधित कुल को एक ही गण में रखा जाता है। जितने भी कुल होते हैं और आपस में संबंधित हैं उनको एक ही गण में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, इनका एक ही गण है, कार्निवोरा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये कार्निवोरा वंश में रखे जाते हैं। लेकिन मानव का जो वर्ग है वो क्या है, प्राइमेट। तो मानव के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वर्ग क्या होते हैं, संबंधित गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो इसका मतलब मैं अभी आपको इसकी परिभाषाएं सिखाऊंगा कि कैसे आप इनकी परिभाषा को एग्जाम टाइम तक याद रख सकते हैं। तो संबंधित गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है,
जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव एक ही वर्ग मैमेलिया के हैं। तो सबका वर्ग क्या है? सबका वर्ग मैमेलिया है, जबकि छिपकली का वर्ग रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया है तो एक तरह का स्तनधारी, लेकिन वर्ग क्या है इसका? रेप्टिलिया। संघ क्या होता है? एक दूसरे समानता रखने वाले अलग अलग वर्गों को। तो यहाँ पर समानता रखने वाले वर्गों को एक ही संघ में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव सभी में पृष्ठरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए यह कॉर्डेटा संघ से संबंधित है। जबकि मक्खी का संघ आर्थ्रोपोडा है। अब मक्खी जो है एक तरह से इंसेक्ट में आ जाती है, कीट में आ जाती है, इसलिए इसको आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। जगत क्या है? यह वर्गीकरण की सर्वोत्तम इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 11th क्लास से रिलेटेड। वर्गीकरण की सर्वोत्तम इकाई क्या है? जगत है। ठीक है। संबंधित संघ को, एक मिनट बच्चों, संबंधित संघ को एक ही जगत में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव, छिपकली, घरेलू मक्खी सभी एक ही जगह एनिमेलिया में आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी चाहे कुछ भी हो, ये सभी एक ही जगत एनिमेलिया में आते हैं। तो सबका जगत क्या है? एनिमेलिया है, चाहे वो अलग अलग संघों में क्यों ना हो, लेकिन सबका जगत क्या है? एनिमेलिया। जाति की अवधारणा। अब देखो जाति की अवधारणा में आपको कैसे पढ़ना है कि जाति की अवधारणा आई कहाँ से। तो जाति की अवधारणा मतलब यहाँ पर जाति की परिभाषा दी गई है, एक रूप से समान, एक दूसरे से संबंध रखने वाले। तो एक रूप से समान है और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो ऐसे जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सके और जनन की क्षमता वाली संतति उत्पन्न कर सके, जाति कहलाता है। तो जाति जो है जीवों का ऐसा समूह होता है जो आपस में परस्पर प्रजनन करके जनन के समान या जनन करने की क्षमता वाली संतति उत्पन्न कर सके। जाति की अवधारणा अर्नेस्ट मेयर, नोट डाउन करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी। अर्नेस्ट मेयर ने जाति की अवधारणा को दिया था। जाति के प्रकार मोनोटाइपिक जाति और पॉलीटाइपिक जाति। मोनोटाइपिक जाति को मैं आपको बता दूं, यहीं पर मोनोटाइपिक जाति को उपजाति में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि छोटी जाति में विभाजित नहीं किया जा सकता। और पॉलीटाइपिक जाति को बच्चों, पॉलीटाइपिक जाति को उपजाति में विभाजित कर सकते हैं। तो मोनोटाइपिक को उपजाति में विभाजित नहीं कर सकते, पॉलीटाइपिक जाति को उपजाति में विभाजित कर सकते हैं। उपजाति जो है जाति से छोटी होती है। जैसे कि ऐसी जाति जो किसी उपजाति में विभक्त नहीं होती मोनोटाइपिक जाति कहलाती है। ओके। और पॉलीटाइपिक जाति ऐसी जाति जो दो या दो से अधिक उपजाति में विभक्त होती है, पॉलीटाइपिक जाति कहलाती है। आगे चलते हैं। वर्गीकरण के कुछ उदाहरण हैं। फटाफट से आप वीडियो को अब लिखना शुरू कर दें और याद करना शुरू कर दें, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि मानव का वर्गीकरण बताया गया है बच्चों। जगत एनिमेलिया, संघ मानव का कॉर्डेटा, वर्ग मानव का मैमेलिया, मानव का गण प्राइमेट, मानव का कुल होमिनिडी, मानव का वंश होमो और मानव का जाति सैपियंस। तो ये मानव का वर्गीकरण था। घरेलू मक्खी का मैंने वर्गीकरण बताया आपको। अब देखें, घरेलू मक्खी वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, जगत एनिमेलिया, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण डिप्टेरा, कुल मस्किडी, वंश मस्का, जाति डोमेस्टिका। शेर का नाम है पैंथेरा लियो, किंगडम एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण कार्निवोरा, कुल फेलिडी, वंश पैंथेरा और जाति लियो। तो इस तरह से ये शेर का था। बाघ का वर्गीकरण पैंथेरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम है, जगत एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण कार्निवोरा, कुल फेलिडी, वंश पैंथेरा, जाति टिग्रिस। तेंदुए का पैंथेरा पार्डस वैज्ञानिक नाम, जगत एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, वंश पैंथेरा, जाति पार्डस। तो ये वर्गीकरण चल रहा है, इसको आप लिख लें। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम, जगत एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण कार्निवोरा,
कुल फैलिडी, वंश फैलिस, जाति डोमेस्टिका। आम का मैंजिफेरा इंडिका, वैज्ञानिक नाम जगत प्लांटी, डिवीजन या प्रभाग एंजियोस्पर्मी, या इसको प्रभाग को बच्चों ध्यान रखना, प्रभाग को संघ भी कहते हैं, प्रभाग को संघ भी कहते हैं, ठीक है। वर्ग डाइकोटिलिडनी, गण स्पेंडिलिज, कुल एनाकार्डियेसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट कुल आता है इनका, वंश मैंजिफेरा, जाति इंडिका। इसके बाद हम बात करेंगे गेहूं की, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, जगत प्लांटी, डिवीजन या संघ या प्रभाग एंजियोस्पर्मी, वर्ग मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन का मतलब कि जिसके बीज में दो फाड़ नहीं होती, यानी कि दो कोटिलिडन्स नहीं होते, वो मोनोकोटिलिडन कहलाता है। और जिसके बीज में दो कोटिलिडन्स होते हैं, दो फाड़ होती हैं बीज की, वो कहलाता है डाइकोटिलिडन। गण पोएल्स, फैमिली या कुल पोएसी, ये आता है एग्जाम के अंदर कि गेहूं की फैमिली बताइए, गेहूं का कुल बताइए। वंश ट्रिटिकम, जाति एस्टिवम। वर्गीकरण की पद्धतियां पढ़ेंगे अब कि वर्गीकरण की क्या पद्धतियां हैं। तो वर्गीकरण की छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, वर्गीकरण की 3 पद्धति है, कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जातिवृत्तीय पद्धति। तो वर्गीकरण बताने की 3 पद्धतियां हैं। यहाँ से आपको सीखना है कि एक्चुअल में कृत्रिम में क्या किया जाता है, प्राकृतिक पद्धति में वर्गीकरण में क्या किया जाता है और जातिवृत्तीय में क्या किया जाता है। चलिए देखते हैं। कृत्रिम में, इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण बाह्य आकृति के अनुसार किया जाता है। तो कृत्रिम पद्धति में हम सिर्फ जीव के बाह्य आकार को देखकर ही उसको वर्गीकृत कर देते हैं। उदाहरण से आप सीख लीजिए, आपके पास कुछ बिल्लियां हैं, कुछ ऊंट हैं, कुछ गायें हैं, कुछ मोर हैं, कुछ मुर्गियां हैं। तो अब उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। अब तुमको कहा गया इनको अलग अलग कीजिए सभी को। तो आपको जो ऊंट के जैसा दिखाई देगा उसको आप ऊंट के साथ रख देंगे, आपको जो बिल्ली के जैसा दिखाई देगा उसको बिल्लियों के साथ, आपको जो मोर के साथ जैसा दिखाई देगा उसको मोर के साथ। तो इस तरह बाह्य लक्षणों के आधार पर जब जीवों को वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कृत्रिम पद्धति वर्गीकरण कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कृत्रिम पद्धति का वर्गीकरण किसने दिया। तो ये दिया था अरस्तु थियोफ्रास्टस जॉन रे ने। प्राकृतिक पद्धति, इस वर्गीकरण पद्धति में जीवों का वर्गीकरण जननांगों तथा बाह्य आकृति के आधार पर नहीं होता। इस पद्धति पर प्रवर्तक, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये आधार पर होता है, सही कर लीजिए। इस ये सही कर लीजिए, यहाँ पर इसको काट के है कर लीजिए। तो इस वर्गीकरण पद्धति जीवों का वर्गीकरण जननांगों के आधार पर और बाह्य आकृति के आधार पर होता है। इस पद्धति प्रवर्तक कैरोलस लिनियस हैं, बेंथम हुकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से पूछा जाता है कि प्राकृतिक पद्धति वर्गीकरण की किसने दी। तो कैरोलस लिनियस का नाम तो बहुत कम आता है, लेकिन बेंथम हुकर का नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो प्राकृतिक पद्धति बेंथम हुकर ने दी। इसके बाद जातिवृत्तीय पद्धति में क्या होता है। जातिवृत्तीय पद्धति में, इस पद्धति में वर्गीकरण जाति किसी जीव के विकास के आधार पर किया जाता है। देखो यहाँ से इसको इम्पोर्टेंट लें आप। जातिवृत्तीय में क्या होता है, किसी जीव के विकास के इतिहास, किसी भी जीव का विकास किस तरह से हुआ है, इस आधार पर इस पद्धति में वर्गीकरण किया जाता है। तो किसी भी जीव का विकास किस तरह से हुआ है, इसी के आधार पर जातिवृत्तीय पद्धति में वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है, उसके इतिहास का अध्ययन करके उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके प्रवर्तक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके प्रवर्तक एंगलर, प्रिंटल, हचिनसन, तख्ताजन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता दूं कौन सा वैज्ञानिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो एंगलर का नाम आता है, हचिनसन का आता है, तख्ताजन का आता है, प्रिंटल का सबसे बाद में। तो ये 3 ऑप्शन में आ जाते हैं। तो जातिवृत्तीय पद्धति वर्गीकरण की
इन तीनों ने दी थी। इसके बाद एक टर्म है सिस्टमेटिक्स, इसको आप देख ही लीजिए। सिस्टमेटिक्स में मैं आपको जनरली बता दूं कि जब हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक क्रम में लगाते हैं तो किसी भी जीव का अगर आप सिस्टमेटिक वे में वर्गीकरण करते हो तो इसे सिस्टमेटिक कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी जीव का वर्गीकरण करना है बच्चों, तो सबसे पहले आप उस जीव की पहचान करोगे। अब मैंने पहचान तो कर ली, अब इसको मैं देखूंगा कि हमारे पास पहले से उपस्थित ये किस पेड़ से या किस जीव से या किस जंतु से समान दिखाई देता है, उसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसके जातिवृत्तीय संबंधों का भी अध्ययन कर लेंगे। और इस तरह से जो सिस्टमेटिक है वो टैक्सोनॉमी का एक आधुनिक रूप है और इसी की सहायता से हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण में बच्चों कुछ उपकरण भी आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, परिभाषा लिखी रहती है और पूछता है परिभाषा लिखकर कि यह किसकी परिभाषा है। तो जैसे देखिए, वर्गीकीय उपकरण यानी कि वे उपकरण जो वर्गीकरण में सहायता करते हैं उन्हें वर्गीकीय उपकरण कहते हैं। जैसे कि क्या, हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में आज आप पढ़ लेंगे और हर्बेरियम के बारे में आप इसको लिख भी लेंगे और एक बार पढ़ना है बस, उसके बाद हो जाएगा। देखो, मृत सूखे पादपों को सीट पर चिपकाकर, सीट आपकी एक हार्ड शीट होती है, उस पर चिपका दिया जाता है। तो इस तरह की जो भी आप मॉडल बनाते हैं उसको हर्बेरियम कहते हैं। तो हर्बेरियम में क्या करते हैं कि किसी भी पादप को सुखाया जाता है, फिर उसको दबाया जाता है, यानी प्रेस किया जाता है और दबाकर फिर उसको एक शीट पर चिपका दिया जाता है और उस शीट पर उस पादप के बारे में विस्तृत जानकारी या उसका वर्गीकरण लिख दिया जाता है। तो इस तरह से बने हुए मॉडल को हर्बेरियम कहते हैं। शीट का आकार देख लें। हर्बेरियम शीट का आकार 11.5 इंच से लेकर 16.5 इंच तक होता है। इसमें हम संग्रहणकर्ता का नाम इस शीट पर, यानी किसने कलेक्ट किया था प्लांट या एनिमल को, एनिमल नहीं आएगा, जहाँ से कलेक्ट किया वो स्थान, वो दिनांक और कौन सा प्लांट इकट्ठा किया, उसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम, उसका अंग्रेजी नाम, उसका सामान्य नाम और उसके कुल का नाम लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों दोबारा पढ़ लो एक बार, ये सब चीज़ें हर्बेरियम की शीट पर लिखी जाती हैं। वनस्पति उद्यान, यह जीवित पादपों का संग्रहण, बस यही इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि जीवित पादपों का संग्रहण क्या कहलाता है, वनस्पति उद्यान कहलाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, IBG भारत में सबसे बड़ा। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में है, दुनिया में सबसे बड़ा, और ये लंदन में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। संग्रहालय में क्या होता है, यानी कि ये आपने इंग्लिश में सुना होगा बच्चों बहुत ज़्यादा, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या क्या होता है, मृत जंतुओं को फॉर्मेलिन नामक रसायन में रखकर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि संग्रहालय में जीवों के अवशेषों को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो संग्रहालय में मृत जंतुओं के अवशेषों को फॉर्मेलिन रसायन में डुबोकर रखा जाता है। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम है। चिड़ियाघर, यह जीवित जंतुओं का संग्रहालय होता है। तो जिस तरह वनस्पति उद्यान जीवित पादपों का संग्रहालय है, इसी तरह चिड़ियाघर जीवित जंतुओं का संग्रहालय है। और यहाँ पर कुछ संकटग्रस्त जातियों का भी संरक्षण किया जाता है, यानी कि कुछ जो जीव संकटग्रस्त हो जाते हैं उनका संरक्षण भी चिड़ियाघर में किया जाता है। कुंजी में क्या है, वर्गीकरण कुंजी विभिन्न प्रकार के लक्षणों का समूह होता है जिनमें एक स्वीकार तथा एक नकारने के रूप में कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, कुंजी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, जो आपका ऊपर चला गया वो सभी वर्गीकरण से संबंधित था। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि आप हमें आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलती रहें। और दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बायोलॉजी क्लासेस, आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहे। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द सपोर्ट के साथ हम आपके लिए और अच्छा वर्क दे सकें। थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।